नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। हम लोग अध्ययन कर रहे थे एजुकेशन इन वैदिक पीरियड के बारे में। इससे संबंधित 2 वीडियो आपको मिल भी चुके हैं। पहले वीडियो में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे जिनके आधार पर आपको वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम पीरियड में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना था। दूसरे वीडियो में हमने जो जाना था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि वैदिक पीरियड में शिक्षा व्यवस्था का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उस समय की जो एजुकेशन थी उसे फाइनेंस कौन करता था, खर्चा कहाँ से आता था, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी अथवा राज्य के नियंत्रण में थी। हमने जाना कि उस समय शिक्षा कितने भागों में विभाजित थी, जैसे आजकल प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इस तरह के शिक्षा का विभाजन रहता है, तो ऐसे उस समय कैसे भागों में विभाजित थी। शिक्षा का अर्थ क्या था, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या था, किन एम्स को सामने रखकर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, उस समय कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और स्कूल्स में कौन कौन से टीचिंग मैथड्स का यूज़ किया जाता था। अब अगला पॉइंट आता है डिसिप्लिन का। आजकल आपने सुना ही होगा कि हायर एजुकेशन में डिसिप्लिन की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे वो ना तो मदर फादर के कंट्रोल में है, ना तो टीचर्स के कंट्रोल में। जबकि आप देखिए कितने सारे टीचर्स स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिर भी बच्चे नियंत्रण में नहीं आते। क्या स्कूल, क्या कॉलेज। लेकिन उस समय सिंगल टीचर सिस्टम था, कैसे कंट्रोल में आते? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही था सेल्फ कंट्रोल का। डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कंट्रोल, आप खुद को कंट्रोल करें। क्योंकि ये बात वैसे भी सही है, बाहरी दबाव में एक लिमिट से ज़्यादा व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो अनुशासन का अर्थ था, अगर आप अच्छे शब्दों में लिखेंगे, शारीरिक संयम, मानसिक संयम और आत्मिक संयम। शारीरिक संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, समय से सोना, समय से उठना, किसी भी तरह के मादक द्रव्य का सेवन ना करना, ये जो नशे की चीज़ें होती हैं, ड्रग्स वगैरह, इनसे सबसे दूर रहना। और क्योंकि नशीली चीज़ें तो हमेशा से ही समाज में रही हैं, तो उनसे दूर रहना। और किसी भी तरह की सुगंधित वस्तु का यूज़ ना करना, श्रृंगार से दूर रहना। अब जरा सोचिए, आजकल बच्चों से कह दो कि सेंट ना लगाओ, सजो नहीं, बच्चे तो सज के कॉलेज चले जाते हैं। तो उस समय इन सब चीज़ों का निषेध था। तो ये जो था ये शारीरिक संयम के अंतर्गत आता था। मानसिक संयम की भी बात है। अब ऊपर से तो दबाव है कि नहीं, आपको बहुत सादगी से रहना है, तो सादगी से तो रहे। या जैसे आपने व्रत का हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे दें कि व्रत करते हैं तो उसमें नियंत्रण होता है कि ज़्यादा ये अन्न वगैरह नहीं खाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, इतनी ही बार खाना खाएंगे। उस समय खाना खाने का टाइम भी निर्धारित होता था, ये भी सब डिसिप्लिन में आता था। और मतलब भोजन का समय है। कहते हैं ज़्यादा बार खाना खाने से या गलत समय पर खाना खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, उस समय ये भी बात थी। और मानसिक संयम की भी बात थी। तो जैसे व्रत किया और व्रत करा तो, लेकिन टीवी पर बैठकर एक खूब हिंसा भरी हुई फिल्म देखी, तो मानसिकता कहाँ जाएगी, मन में विचार कैसे हैं? किसी की चीज़ देख ली, उसमें लालच की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य की ये सब भावनाएं हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण करने पर बल था। और आत्मिक संयम तो बहुत ही उच्च कोटि का संयम है, जिसमें व्यक्ति आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भी भावना रखता है, यानी दूसरे का भी उत्थान करता है। तो माना जाता था कि जो विद्यार्थी है उसमें ये गुण होने चाहिए और इन पर बहुत बल था। और इसके लिए एक खास बात थी कि टीचर खुद संयमित जीवन जीते थे, क्योंकि उस समय का अनुशासन प्रभावात्मक मुख्य रूप से था। टीचर्स का मानना था कि जब हम खुद नियंत्रित रहेंगे तभी हम बच्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। केवल कोरे उपदेश से विद्यार्थी नियंत्रित नहीं होते हैं। शारीरिक दंड की बात है तो जरा सोचिए कि उस समय कई विचारकों का नाम आता है जो शारीरिक दंड के समर्थक नहीं थे। क्योंकि शारीरिक दंड जो होता है, जब बच्चों को दिया जाता है, तब बच्चों की जो गतिविधि होती है वो अवांछित दिशा में होती है। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से क्रोधी स्वभाव के होते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ होते हैं तो वो दब जाते हैं, वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आज की साइकोलॉजी कहती है ना कि दंड नहीं देना चाहिए, तो ये चीज़ उस समय बहुत अधिक थी। लेकिन बाद में एक आध विचारकों का मत है कि कुछ सीमा तक शारीरिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन मुख्य बल था कि बच्चे सेल्फ कंट्रोल में रहें। अब आता है टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बारे में हम एक बात कहते हैं कि उस समय टीचर कैसे होते थे, स्टूडेंट कैसे होते थे। तो जितनी अच्छी बातें आपने अब तक सुनी जानी हैं
वो सब उस समय अगर प्रश्न आता है तो आप उत्तर में लिख देंगे कि टीचर उस समय बड़े योग्य होते थे, ज्ञानी होते थे, अपने आचरण पर को नियंत्रित रखने वाले होते थे, और उनके लिए जो शब्द हैं जैसे कि सत्य जन्मा, विश्ववेदा, अगर आप ऐसे शब्द याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखिए। और स्टूडेंट कैसे होते थे? आज्ञाकारी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, नियमों का पालन करने वाले होते थे, गुरु जो आदेश देते थे उसे सर्वोपरि मानते थे। आप इसके साथ ही एक प्रश्न कभी कभी आता है कि उस समय के गुरु शिष्य संबंध पर टिप्पणी कीजिए, तो अगर आता है तो आप कहेंगे कि टीचर्स अपनी ड्यूटी इस तरह से पे करते थे जैसे मदर फादर अपने बच्चे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और स्टूडेंट भी टीचर्स के प्रति ऐसी ही भावना रखते थे जैसे कि एक बालक को अपने माता पिता के प्रति रखनी चाहिए, वैसी ही भावना वो गुरु के प्रति भी रखते थे। और इतनी समृद्ध संस्कृति रही है कि गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। तो मधुर संबंध होते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य करते थे। और बहुत अच्छा है, तो इस पर अगर आपको कोई श्लोक आदि आता हो तो वो भी आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब आता है कि उस समय के स्कूल्स कैसे होते थे, यानी गुरुकुल कैसे होते थे। हमने जो पॉइंट बताया था उनमें एक पॉइंट था स्कूल्स कैसे होते थे। तो उस समय ज़्यादातर गुरुकुल होते थे जो सिंगल टीचर सिस्टम था। प्रारंभिक वैदिक काल जो था उसमें ज़्यादातर स्कूल सिंगल टीचर सिस्टम थे। धीरे धीरे सामूहिक रूप से शिक्षण की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल आते आते कुछ सामूहिक शिक्षण संस्थाएं हो गई थी जहाँ शिक्षक समूह में पढ़ाते थे, लेकिन मेन जो थे वो सिंगल टीचर सिस्टम ही चलता था। इसके साथ ही अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, और दूसरे एक बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर की जो बात हो रही है इसमें इस तरह का प्रश्न आ सकता है। जैसे बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं, आप बुक अपनी खोलें, कोई भी अगर ठीक पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें लिखा होगा विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी, जैसे उनके नाम होते थे टोल, चरण, घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, ये सब होते थे। तो इसको आप अगर चाहें और बहुत अच्छी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो याद कर लीजिए कि ये जो डेफिनेट नेम्स हैं इनमें डेफिनेट टाइप की एजुकेशन दी जाती थी। तो उसके बारे में आप अपनी ये आपका अपना होमवर्क समझिए या असाइनमेंट समझिए कि आप देख लीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि घटिका जो है या जो टोल हैं वो किस समय की शिक्षण संस्थाएं थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लिख देंगे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में ये इस नाम से शिक्षा संस्थाएं चलती थीं। अब आता है कि उस समय परीक्षाएं कैसी होती थी। देखिए भाई, परीक्षाएं आजकल की तरह नहीं होती थीं। विद्यार्थी से जब से उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरु जो होते थे वो प्रश्न पूछते थे। जब सामूहिक शिक्षण संस्थाएं होने लगी तो समूह में टीचर्स बैठते थे, स्टूडेंट से प्रश्न पूछते थे। अगर वो प्रश्नों के उत्तर दे देते थे तो उन्हें योग्य माना जाता था, अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे तो उन्हें योग्य नहीं माना जाता था। आजकल पेपर होता है, 33-36 नंबर पर बच्चे पास हो जाते हैं। किसी विद्वान का कथन हमने सुना था कि आज के समय में तो ऑलरेडी है कि ज्ञान से अज्ञान दुगना है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सब कुछ याद होगा तभी आपको योग्य माना जाएगा, ये उस समय की विशेषता थी। इसके साथ ही और अच्छा याद करने के लिए कि आपकी उपाधियां कैसी होती थी तो आप याद करेंगे, और इसको याद कर लें, ये हमारा सजेशन है कि जो सामान्य पाठ्यक्रम पूरा कर लेते थे, 12 वर्ष की लगभग उच्च शिक्षा होती थी, जो लोग पूरा कर लेते थे या एक वेद का अध्ययन कर लेते थे उन्हें स्नातक कहा जाता था। उस समय के जो लोग होते थे 2 वेद का अध्ययन कर लेते थे उनको वसु कहा जाता था। जो 3 वेद का अध्ययन कर लेते थे उन्हें रुद्र कहा जाता था। जो 4 वेद का अध्ययन कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। और कोर्स भी, हर कोर्स के लिए 12-12 साल का टाइम था। तो यानी प्रथम 12 वर्ष की जिनके पास एजुकेशन हुई वो स्नातक हुए। जिनके पास 12+12 ईयर्स की, यानी सोचिए 24 वर्ष का पाठ्यक्रम जिन्होंने पूरा किया, 2 वेदों का अध्ययन किया, वे वसु होते थे। जिन्होंने 36 ईयर्स का अपना सिलेबस पूरा किया, 3 वेदों का अध्ययन किया, वो स्नातक वसु रुद्र होते थे। और जिन्होंने 48 वर्ष तक अध्ययन किया और 4 वेदों का अध्ययन किया वे आदित्य कहलाते थे। तो स्नातक वसु रुद्र और आदित्य, ये आप याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है।
इसके बाद जब एजुकेशन ख़त्म हो जाती थी तब उस समय समावर्तन समारोह होता था, समावर्तन संस्कार होता था। बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है समावर्तन संस्कार किस शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बौद्ध शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से या वैदिक शिक्षा से। तो आप बताएंगे कि इसका जो ओरिजिन है वो वैदिक शिक्षा से हुआ है। जब स्टूडेंट वापस होते थे तब समावर्तन समारोह होता था। इस पर अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके बाद जो है वो हमने बताया था शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष आपको पढ़ने हैं, जैसे जन शिक्षा। तो जन शिक्षा होती है कि जन सामान्य की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो देखिए शुरुआती काल की शिक्षा है, शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण भी नहीं था, शासक वर्ग के इतना हस्तक्षेप नहीं होता था। तो जन शिक्षा की व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब शासन से इसकी कुछ व्यवस्था हो। तो ज़्यादातर पहले प्राथमिक शिक्षा परिवारों में हो जाती थी और कुछ ही लोग उच्च शिक्षा लेते थे। जन शिक्षा की कोई सर्वसुलभ व्यवस्था उस समय नहीं थी। और वैसे भी जो प्रारंभिक काल की शिक्षा व्यवस्था, प्रारंभिक वैदिक पीरियड की जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्रारंभिक वैदिक काल की, उस समय ज़्यादातर योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। जिसमें मन है, जिसकी इच्छा है और योग्यता है तो वो एडमिशन लेता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण कर्म के अनुसार शिक्षा मिलने लगी। तो इससे जन शिक्षा की व्यवस्था उस समय थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब स्त्री शिक्षा पर आते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को भी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। और इसका कारण भी था कि कम आयु में विवाह होने लगे थे। तो जो राजघराने की स्त्रियां होती थी या जो बड़े बड़े गुरुओं की बेटियां होती थी वही ज़्यादातर एजुकेशन प्राप्त कर पाती थी। और वैसे वैदिक कालीन योग्य स्त्रियों के नाम बहुत मिलते हैं। आप कुछ स्त्रियों के नाम याद कर लीजिए, ये जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी। तो ये एजुकेटेड लेडीज़ होती थीं और बहुत ही योग्य होती थीं, यहाँ तक कि वो विद्वानों से शास्त्रार्थ भी करती थीं। तो यानी शिक्षा का कोई ऐसा निषेध तो नहीं था स्त्रियों की, लेकिन कोई बहुत सर्वसुलभ व्यवस्था स्त्रियों की शिक्षा की नहीं थी, ये बात सही है। इसके बाद आती है व्यावसायिक शिक्षा। तो उस समय वेदों की शिक्षा पर, भाषा की शिक्षा पर, धर्मशास्त्रों की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता था। और धीरे धीरे शिक्षा वर्णों के अनुसार होने लगी। तो जो जिस वर्ण का होता था उससे जुड़े हुए उद्योग की शिक्षा वो ग्रहण करता था और प्रायः परिवारों में मिल जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में जब धीरे धीरे व्यवसाय और बढ़ने लगे, नए नए शिल्पों का विकास हुआ, तो फिर उनकी शिक्षा भी दी जाने लगी। लेकिन वो स्वरूप जो था वो आजकल की व्यावसायिक शिक्षा जैसा नहीं था। अब आती है बात धार्मिक और नैतिक शिक्षा की। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा का पक्ष बड़ा प्रबल था उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जाता था। और उस समय कोई और धर्म प्रचलित भी नहीं था, एक ही वैदिक ही धर्म था। और उस समय धर्म का जो तात्पर्य था वो ये आजकल वाला धर्म नहीं है कि जो आजकल हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से सेंस लेते हैं। उस समय धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ था। धर्म धृ धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है धारण करना। जो धारण करने योग्य आचरण होता है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म और संस्कार पर बहुत बल था। ये पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है, ये आचरण से जुड़ा हुआ धर्म है। जो अच्छा आचरण है उसे धर्म कहते थे और इस पर बहुत बल था और बच्चों को संस्कारवान बनाने पर बल था। तो अब यहाँ जो मुख्य बिंदु थे वो आपके समाप्त होते हैं। एक चीज़ आपको और पढ़ लेनी चाहिए कि उस समय की शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे, क्योंकि धीरे धीरे जब प्रारंभिक वैदिक काल था तो छोटे छोटे गुरुकुल थे, जगह जगह पर थे। लेकिन धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो शिक्षा संस्थाएं बनने लगीं या शिक्षा केंद्र विकसित होने लगे। जो तीर्थ आदि थे वहाँ भी विकसित हुए। तो तक्षशिला का नाम आता है, केकय देश का नाम आता है, मिथिला, प्रयाग, काशी, कांची, ये सब जो थे उस समय की शिक्षा के केंद्र थे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। तो जो मूल्यांकन हमको करना है और इसके साथ ही वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की देन क्या है आधुनिक शिक्षा को, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो 15 मिनट का होने जा रहा है, तो ये चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो वीडियो थोड़ा सा छोटा सा होगा, लेकिन एक अलग वीडियो बना देते हैं। तो तब तक आप इसे पढ़ें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
आपने हमारे को मुझको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।